नमस्कार दोस्तों, निष्कर्ष में आप सबका स्वागत है। निष्कर्ष में आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट वर्सेस एनसीईआरटी के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ है एक चैप्टर को लेकर के, जिसके बारे में आज हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो पूरे भारतवर्ष की जो स्कूल व्यवस्था है या पाठ्यक्रम उन स्कूलों का निर्धारित करती है, इसके साथ साथ जो भी पाठ्य सामग्री है वह एनसीईआरटी के द्वारा लिखी जाती है। तो एनसीईआरटी की एक बुक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। 8th क्लास की ये बुक है और पार्ट 2 8th क्लास सोशल साइंस की ये बुक है, जिसमें उन्होंने जुडिशरी के बारे में एक चैप्टर ऐड किया 26-23 सेशन के लिए। तो वो जो चैप्टर है वो जब किन माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो उन्होंने जब उस चैप्टर को रिव्यू किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे तल्ख टिप्पणी की और उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि हम लहूलुहान हैं, ये हम पर गोलियां चलाई गई हैं या गोलियां चलाने जैसा है। ऐसा जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने जो ऑर्डर में कहा। सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से वहाँ थे, उन्होंने इस बात के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है अभी भी इस पर सख्त बना हुआ है और अगली सुनवाई इस पर 10 मार्च को होनी है। इस चैप्टर में जुडिशरी में करप्शन और कुछ अन्य जो लंबित मामले होते हैं जो बहुत लंबे खिंच जाते हैं, जिसका कोई निर्णय नहीं निकल पाता, उन सब के बारे में चर्चा इस चैप्टर में की गई है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत द्वारा ये कहा गया है कि यह जो विषय है इतना गंभीर विषय है और इस तरह के बालक को, जो 8वीं कक्षा का जो बालक है वो कोमल हृदय होता है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो विकास की जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था होती है। तो 8वीं कक्षा का जो हम माने कि जो आयु वर्ग है बच्चे का, जो एज ग्रुप है बच्चे का, वो लगभग 13-14 साल के आसपास 8th क्लास में बच्चा होता है। तो उस समय जो बालक की अवस्था होती है वो उत्तर बाल्यावस्था होती है और पूर्व किशोरावस्था होती है। अर्थात बाल्यावस्था और किशोरावस्था, बाल्यावस्था का उतराव होता है और किशोरावस्था का चढ़ाव होता है। तो बड़ी असमंजस की स्थिति होती है, उसमें तर्क की योग्यता कुछ हद तक विकसित होती है लेकिन पूर्णतः विकसित नहीं होती है। तो जस्टिस सूर्यकांत का ये कहना है कि इस उम्र के बालक में यह चेतना नहीं होती है कि वह सही गलत का निर्णय ले सके। तो इसलिए इस विषय को इस स्तर पर पढ़ाया जाना हम मुनासिब नहीं समझते हैं, इसे तुरंत प्रभाव से वहाँ से हटाया जाए। तो इसके पश्चात एनसीईआरटी ने जो है प्रेस रिलीज़ भी अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पे और मीडिया एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति के पास, पब्लिशर के पास अगर यह बुक अवेलेबल है प्रिंट फॉर्म में, अगर लिखित रूप में कहीं इसकी कॉपी है, तो वह तुरंत प्रभाव से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को के जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सोशल साइंसेज सेल को वापस भिजवाई जाएं। और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है अपने प्रेस रिलीज़ में एनसीईआरटी ने कि अगर कहीं भी किसी ने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इसे अपलोड किया है तो वह तुरंत प्रभाव से इसे वहाँ से हटा ले और आगामी कार्रवाई तक कोई भी कंटेंट इस बुक से रिलेटेड अपलोड न करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि हमें उस कमेटी का भी ब्यौरा दिया जाए जिस कमेटी ने इस पुस्तक में यह उपविषय जो है उसे स्वीकृति प्रदान की है। जो डिज़ाइनिंग कमेटी होती है, जो प्रारूप समिति होती है, उसको जो वो लिख कर देती है, उसके पश्चात जो जिस भी कमेटी में यह पास हुआ कि इस बुक को लागू, इस चैप्टर को ऐड ऑन किया जाए, उस कमेटी में जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थे वो भी हमारे सामने पेश किए जाएं अगली सुनवाई में। ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है। और सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता है, जिन्होंने डिपार्टमेंट की तरफ से माफ़ी भी मांगी स्पष्ट शब्दों में, उसे भी मानने से
सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि यह इतना सामान्य मामला नहीं है, इसकी तह तक मैं खुद जाऊंगा, ये वर्डिंग है उनकी कि हम इसको खुद रिव्यू करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत के साथ 2 अन्य जजों की पीठ भी इस मामले की सुनवाई कर रही थी। हालांकि कुछ ऐसे वरिष्ठ वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने ये कहा है, चिट्ठी भी लिखी है सुप्रीम कोर्ट को कि इतना बड़ा मामला नहीं है जितना इसको बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये गंभीर विषय है और यह इस समय पूरे शिक्षा जगत में, चाहे वो विद्यालय स्तर है, चाहे वो महाविद्यालय स्तर है, चाहे विश्वविद्यालय स्तर है, इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हाल फिलहाल के लिए इस पुस्तक की जो प्रिंटिंग है या इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे रोक दिया गया है और इस पे आगामी कार्रवाई हेतु NCERT ने एक कमेटी बनाई है और इस मामले की अगली जो सुनवाई है वो 10 मार्च को होनी है। उसमें देखते हैं कि NCERT क्या रुख अपनाती है और सुप्रीम कोर्ट का क्या मिजाज आगे रहता है इस विषय को लेकर के। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई पुस्तकें जो हैं वो विवादित रही हैं और किसी भी वजह से, अगर हम स्वतंत्रता पूर्व की बात करें, प्रेमचंद जी का उनकी एक रचना थी साजे वतन, जिसे अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था। वो देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचना थी और उसे पब्लिश नहीं होने दिया। तो ऐसे और भी स्वतंत्रता के पश्चात भी ऐसे बहुत सारे विवादित पुस्तकें रही हैं या विवादित ऐसे चैप्टर रहे हैं जिनको लेकर के कई बार ऐसे मामलात सामने आए हैं। तो फिर भी निष्कर्ष में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जब भी कोई लेखक है या कोई अन्य व्यक्ति है जो कुछ भी लिखता है, चाहे वो अपने निजी विचार ही क्यों नहीं लिखता है, तो उस समय हमें मुख्यतः 3 बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता रहती है कि सबसे पहले हम क्यों लिख रहे हैं। इस क्यों का हमारे पास उत्तर होना चाहिए, ठोस उत्तर होना चाहिए, क्योंकि आपसे कोई भी पूछ सकता है कि आपने ये क्यों लिखा। दूसरा, हम कैसे लिख रहे हैं। और तीसरा, अति महत्वपूर्ण, हम क्या लिख रहे हैं। अगर आपको ये पता है कि आप क्यों लिख रहे हैं, आप कैसे लिख रहे हैं और आप क्या लिख रहे हैं, ये तीनों बिंदु इतने महत्वपूर्ण हैं लेखन में कि इन बिंदुओं पर एक लेखक को अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हम क्या सामग्री लिख रहे हैं, वो किस स्तर के लिए लिख रहे हैं, उसके पाठक कौन होंगे, ये हमें पता होना चाहिए। उसके पश्चात ही हमें आगे इसका जो निर्णायक मोड़ पर लेके हमारी रचना को लेके जाना चाहिए। तो आज के निष्कर्ष में यही मुख्य चर्चा रही। आपको यह चर्चा कैसी लगी? आप अपने सुझाव, अपने जो मत हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। धन्यवाद।